inclination of a line passing through two points, P1 with coordinate x1, y1 and P2 with coordinate x2, y2. Inclination of a line passing through 2 points with coordinate x1, y1 and x2, y2. इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन अगर 2 पॉइंट्स, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से पास होगी, लेकिन उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से अगर आपको 2 पॉइंट्स मालूम हैं तो आप उसका इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करेंगे? इंक्लिनेशन कहा जाता है एंगल ऑफ द लाइन विद रेस्पेक्ट टू x positive axis and direction of the angle it should be एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये x पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अगर फर्ज करें इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स मालूम हैं, P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2, तो फिर इंक्लिनेशन बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जबकि P1 क्या था x1 y1, P2 क्या है x2 y2। तो उम्मीद है कि आप ये दिमाग में रखेंगे। यानी मैं अगर कहूँ कि एक लाइन है वो 1, 2 और 3, 4 में से पास हो रही है, तो इसका इंक्लिनेशन थीटा इट इज टेंजेंट इनवर्स y2 इट इज 4, y1 is 2 divided by x2 is 3, x1 is 1. So it is equal to tangent inverse 2 upon 2 and 2 upon 2 cancelled. So tangent inverse 1 it is equal to 45 degree यानी pi by 4 radians. So inclination of that line which is passing through these 2 points 1, 2 and 3, 4 it is pi by 4 radians. तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आप दिमाग में रखेंगे। और इंक्लिनेशन कहा जाता है एंगल विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगल इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अब आइए फॉर्मूला नंबर 2 पे। फॉर्मूला नंबर 2 है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन passing through 2 points. Slope of a line passing through two points P1 with coordinate x1, y1 and P2 with coordinate x2, y2. Slope of the line ये कहा जाता है tangent theta को। Slope of the line it is said to be tangent theta. आप प्रीवियस फॉर्मूले को अगर गौर से देखें तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अगर आप टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इसी को आप स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं।
और इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से, यानी m है बेसिकली टेंजेंट थीटा। अगर गौर करें तो m बराबर हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर देखें फॉर्मूला नंबर 1 को, तो टेंजेंट इनवर्स को अगर शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा यही कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, यानी m इज स्लोप ऑफ द लाइन। बेसिकली स्ट्रेट लाइन में या ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ द लाइन, ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट थीटा, कैलकुलस में डेरिवेटिव, और फिजिक्स पे रेट ऑफ चेंज, ये एक ही चीज़ के 3-4 नाम मैंने बता दिए। स्लोप ऑफ द लाइन हो या टेंजेंट थीटा हो या डेरिवेटिव हो या रेट ऑफ चेंज हो, तो इन सब का मतलब बहरहाल एक ही है। तो ये है तो ये हो गया भाई दूसरा फॉर्मूला। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्लोप ऑफ x axis, slope of x axis। चूंकि x एक्सिस का खुद अपने साथ एंगल 0 होता है, tangent 0, it is equal to 0, so that's why slope of x axis always be equals to 0. Now slope of y axis, slope of y axis, again m is equal to tangent theta। y एक्सिस का इंक्लिनेशन यानी y एक्सिस का x एक्सिस के साथ एंगल चूंकि 90 होता है, टेंजेंट 90 डिग्री, it is infinity, so that's why slope of y axis is infinity। Now next one is slopes of parallel lines। Slopes of parallel lines, if L1 and L2 are parallel to each other, ये एक स्ट्रेट लाइन है L1, ये एक और स्ट्रेट लाइन है L2। L1 और L2 अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो इनके स्लोप्स एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी m1 is equal to m2, where m1 is slope of first line and m2 is slope of second line। Now slopes of perpendicular lines, if L1 and L2 are lines making angle 90 degree with each other, फर्ज करें ये हैं स्ट्रेट लाइंस L1 और L2, L1 and L2 are perpendicular to each other, means this angle is right, then product of their slopes यानी
m1 into m2 always be equals to -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम m1 फाइंड करना चाहें तो इट इज़ -1/m2, और अगर m2 फाइंड करना चाहें तो m2 इज इक्वल टू -1/m1। In short, m1 and m2 are slopes of L1 and L2. If their slopes, uh, if slopes of L1 and L2 are m1 and m2, then product of their slopes always be equals to -1। इसका मतलब m1 की वैल्यू -1/m2, और अगर कभी m2 फाइंड करना है तो इट इज -1/m2 is equal to -1/m1। अब next formula is basically journal equation of a straight line। journal equation of a straight line। जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका तीसरा नाम ग्रेडियंट फॉर्म। आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कह लें, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कह लें, या ग्रेडियंट फॉर्म कह दें, बात एक ही है। एंड इट इज y is equal to mx plus c, where m is slope of the line and c is y-intercept of the line। यानी अगर फर्ज करें ये स्ट्रेट लाइन है, L, ये y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वहां से ओरिजिन तक का इंटरवल, दिस वन, इट इज सेड टू बी y-intercept। and y-intercept is denoted by c, and m is slope of the line, m is slope of the line, and equation is y is equal to mx plus c। इसका मतलब अगर कभी हम आपको y-intercept की वैल्यू बता दें और स्लोप की वैल्यू भी बता दें तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ slope of a line it is equal to 5 and y-intercept of the line is 6। So y is equal to mx plus c, y is equal to m is 5, x as it is, c is 6, तो 5x minus y plus 6 is equal to 0। ये वो इक्वेशन है जिसका स्लोप 5 हमने बता दिया और जिसका y-intercept c 6 बता दिया। उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही इक्वेशन होगी, y is equal to mx plus। इसका ये मतलब नहीं है कि और कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा, सभी इस्तेमाल होंगे। Now next one is equation
of straight line passing through a point with coordinate x1 y1। इसका मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर एक पॉइंट आपको दे रखा हो x1 y1, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इट्स इक्वेशन इज y माइनस y1 is equal to m multiplied by x minus x1, where m is slope of the line, where m is slope of the line, and x1 y1 are the coordinates of x1 y1 are the coordinates of the point which is given। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लाइन के ऊपर पॉइंट ही एक होगा, नहीं, लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अगर उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से आपको एक पॉइंट मालूम है तो फिर आप यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन of a straight line passing through two points x1 y1 and x2 y2। यानी अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आपको मालूम है तो फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी? Equation of a line passing through two given points P1 and P2. So it is y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1 2 एंड 3 4। इसका मतलब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो आपके दिमाग में यही इक्वेशन आनी चाहिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, y2 इज इक्वल टू 4, y1 is equal to 2, x minus x1 is 1, x2 minus x1, so it is 3 minus 1, y minus 2 divided by 2 is equal to x minus 1 upon 2, 2 cancel हो गया, y minus 2 is equal to x minus 1, सब कुछ शिफ्ट किया आपने, x minus y minus 1 plus 2 is equal to 0, ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जब भी दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपसे कहा जाता है तो आपके दिमाग में ये इक्वेशन आनी चाहिए। उम्मीद है कि ये आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू intercepts form। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म
नाप ही से पता चल रहा है कि दो इंटरसेप्ट्स होंगे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें एक स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, तो ये कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट and it is y-intercept. X-intercept is denoted by A and y-intercept is denoted by B. y is equal to mx plus c, जिसमें c y-intercept था। अगर सिर्फ y-intercept की बात हो तो आप आम तौर पे c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर x और y दोनों इंटरसेप्ट यूज हो रहे हैं तो फिर x इंटरसेप्ट को आप a से रिप्रेजेंट करेंगे और y इंटरसेप्ट को आप b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, where a is x intercept of the line and b is y intercept of the line। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose intercepts are 2 and 3। वो स्ट्रेट लाइन जिसके इंटरसेप्ट्स 2 और 3 हैं, इसका मतलब x इंटरसेप्ट इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। आपके दिमाग में यही इक्वेशन आनी चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए इज 2 प्लस y अपॉन बी इज 3 इज इक्वल टू 1। तो 6 इज द एलसीएम, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वो स्ट्रेट लाइन हो गई जिसका x इंटरसेप्ट 2 और जिसका y इंटरसेप्ट 3 के बराबर। तो अगर इंटरसेप्ट्स गिवन हैं तो वी यूज टू इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। उम्मीद है कि ये आप दिमाग में रखेंगे। अब अगर फर्ज करें इंटरसेप्ट्स बन रहे हों लेकिन इंटरसेप्ट्स गिवन ना हो, इंटरसेप्ट बन तो रहे हैं लेकिन इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, तो फिर आप यूज करते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म की फिगर खास तौर पे दिमाग में रखिएगा। तो फर्ज करें एक स्ट्रेट लाइन है, वो दोनों एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं लेकिन इंटरसेप्ट्स आपको गिवन नहीं है। इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं लेकिन इंटरसेप्ट्स गिवन नहीं है। तो गिवन क्या है? गिवन है एक परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, origin to this line perpendicular, इसका मतलब this angle is right and you are given inclination of perpendicular, इसका मतलब ये perpendicular x axis के साथ जो एंगल बनाता है, you are given that angle।
अगर फर्ज करें आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p और इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी गिवन हो विच इज अल्फा, तो with the help of length of perpendicular and inclination of perpendicular, you can find its equation by using x cos alpha, by using x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where alpha is inclination of perpendicular and p is length of perpendicular. Alpha is inclination of perpendicular and p is length of perpendicular. मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find equation of a line whose length of perpendicular is suppose 10 units and inclination of perpendicular is suppose 30 degree. इसका मतलब मैंने आपको p की वैल्यू बता दी, मैंने आपको अल्फा की वैल्यू बता दी, तो आपके दिमाग में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to p आना चाहिए। तो x into cos 30 degree plus y into sin 30 degree is equal to 10. x into cos 30 शायद आपको याद हो, it is equal to square root 3 upon 2. Sin 30 it is 1 upon 2, it is equal to 10. ये हो गया square root 3x plus y whole divided by 2 is equal to 10. 10 को आप शिफ्ट कर दें तो ये हो गया स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. 20 को भी शिफ्ट कर दें तो स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई जिसका परपेंडिकुलर आपको गिवन था, और वो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया गया था? वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन पे जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करना है. नंबर 1. नंबर 2, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर तो लाइन पे है, इंक्लिनेशन होता है एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर अल्फा और पी इन दोनों की वैल्यूज आपको मालूम है तो यू कैन फाइंड इक्वेशन बाय यूजिंग दिस टेक्निक. एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा is equal to p. तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रखेंगे. अब एक फार्मूला और देख लें. एंगल फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, एंगल फ्रॉम वन लाइन to another line in terms of their slopes. Angle from one line to another line in terms of slopes of the lines. इसका मतलब आपको अगर लाइंस के स्लोप्स मालूम हैं तो आप उन लाइंस के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करेंगे. मिसाल के तौर पे L1 एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप है M1. L2 एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप है M2.
वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, तो वो एंगल ये हो सकता है, वो एंगल ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब दो फॉर्मूले, अगर m1 स्लोप हो l1 का, m2 स्लोप हो l2 का, तो थीटा यानी एंगल बिटवीन लाइंस, it is equal to tangent inverse plus minus m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2। अब ये जो दो रिजल्ट्स हैं, ये कौन से दो रिजल्ट्स हैं? ये बेसिकली अगर एक एंगल आपको ये मिलता है थीटा, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करने से आपको ये एंगल मिलेगा, दिस एंगल। तो उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे। मैं इन्हें स्प्लिट कर देता हूँ। केस नंबर 1 यानी फर्स्ट एंगल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। If we take this result with positive sign, the result will be m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. And if we take this result with minus sign, so theta is equal to tangent inverse, आप माइनस अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 लिखेंगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हो गया एंगल फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। मैं अगर आपसे कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप है 2, दूसरी स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप है 3, तो आप बताइए कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा? इसका मतलब बेसिकली मैंने आपको m1 की वैल्यू बता दी, इट इज़ 1, m2 की वैल्यू भी बता दी, इट इज़ इक्वल टू 2, और पूछ क्या लिया मैंने? पूछ लिया मैंने एंगल बिटवीन लाइंस। इसका मतलब आप केस 1 से भी थीटा की फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, केस 2 से भी आप थीटा की सेकंड वैल्यू यूज करेंगे। तो ये कुछ फार्मूले मैंने लिखवा दिए भाई। तो 2.1 एक फार्मूला पढ़ा, 2.2 तीन फार्मूले पढ़े, 2.3 कोई नया फार्मूला नहीं, बस कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं होते थे, आपने कोऑर्डिनेट्स, मैंने 6-7 ज्योमेट्रीज के कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए, वो इस्तेमाल भी आपने कर लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और रेशो फार्मूले के साथ साथ ये फार्मूले जो आज मैंने लिखवाए हैं, ये सारे एक साथ इस्तेमाल हों। तो आप अब सही मानों में सेकेंड ईयर में आ गए। फर्स्ट ईयर में बहुत फार्मूले पढ़े थे, सेकेंड ईयर में अभी तक यानी लेक्चर 20 या 21 तक तो हमने, या 22 तक जो भी लेक्चर था आपका, वहाँ तक सिर्फ 4 फार्मूले ही हमने पढ़ाए। अब ये 13, अब फिर अचानक आपके पास 10-12 और फार्मूले आ गए, फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद 15-20 फार्मूले फिर आ जाएंगे। ये फार्मूले इतनी जल्दी मिक्स हो जाते हैं कि अगर इनकी वक्त पे प्रैक्टिस ना करें तो फिर मैथ्स में किसी मुआवजे से तो शायद काम हो सकता है, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा सीरियस एफर्ट्स यूज़ करेंगे। अब ये मैंने फार्मूले एक्सप्लेन कर दिए, और इत्तेफाक से कमिंग वीक मंडे या ट्यूसडे शायद आपका टेस्ट भी है, तो वो ये फार्मूले भी टेस्ट में आ सकते हैं, तैयारी रखिएगा। आप में से शायद कुछ बच्चे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, सारी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी टेस्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो तो अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी भाई, तो आप उसके फार्मूले तो किसी से ले लीजिए, बेशक याद कर लें, और जिन्होंने पढ़ी हुई है वो तो खैर
ठीक ही है, रिवाइज कर लें। बाकी तो यही जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ आता रहेगा। ये मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि 2-3 बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया था कि वो ट्रिग्नोमेट्री हमने नहीं पढ़ी। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हाँ कभी हो सका तो फॉर्मूले शेयर कर देंगे, लेकिन आपके पास फर्स्ट ईयर की किताब है तो आप वो किताब खोलिए तो सही, कम से कम फॉर्मूले आपको लिखे हुए नजर आ जाएंगे, वो फॉर्मूले याद कर। ओके, थैंक यू वेरी मच।